नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका ईरान के हवाले से। जेनेवा में जुम्मे के रोज़ जो है मुआहिदा होने जा रहा है और इससे पहले ही डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए हैं दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। अब देखना ये है कि ये मुआहिदा और ये जो MOU साइन होने जा रहा है ये कितना बरकरार रहता है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने कोशिश की और पाकिस्तान ने पूरे ख़ित्ते में अमन के हवाले से बातचीत की और आज पाकिस्तान का नाम जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया समरेज़ साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। समरेज़ साहब, ये बताइएगा कि JD वेंस ने कहा है कि जो यूरेनियम इस वक्त ईरान में मौजूद है इसे अमेरिका खुद निकालेगा और ईरान की मदद करेगा निकालने में, जबकि ईरान की जानिब से ये वाज़ेह कह दिया गया था कि जो यूरेनियम ईरान में मौजूद है इसे किसी और मुल्क मुंतकिल नहीं किया जा सकता। खदीजा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, जो सबसे बड़ा साया ऑफ रिलीफ है दुनिया पूरी के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम एक लीड रोल प्ले कर रहे थे सफारती बहस पे, वो ये है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन डिजिटली साइन हो चुका है जी। और साइन होने जा रहा है ऑन 19th। इससे इम्पैक्ट ये होगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, जो कि बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के क्लोजर की वजह से, वो नॉर्मलसी की तरफ आएगी और एक एश्योरेंस होगी कि जंग का रास्ता अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। सीज फायर होगा और फाइटिंग जो है वो सीज करेगी ऑल फ्रंट्स के ऊपर। बाकी जो बातें हैं जिसमें कि न्यूक्लियर का इशू है कि क्या ईरान करेगा क्या नहीं करेगा, या ईरान की कुछ डिमांड्स हैं, वो डिपेंड करती हैं उन नेगोशिएशंस के ऊपर जो कि इस MOU के बाद शुरू होंगी और वो तकरीबन 60 दिन तक जारी रहेंगी। और मेरे नज़दीक ये स्टेटमेंट्स आप लोग सुनते रहेंगे बिकॉज ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है, जो क्वेश्चन है, वो जारी रहेगी अमेरिका की तरफ से। ईरान अपने टैक्टिक्स यूज़ करेगा, लेकिन मैं असेस करता हूँ कि बड़ी ग्रूसम और बड़ी लेबोरियस ये जो है नेगोशिएशन होंगी, जिसके कंक्लूजन में हम फाइनली कह सकेंगे कि जो इनरिच यूरेनियम है उसका क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है, और ईरान की जो एबिलिटी थी या जो उसकी एक कंसर्न था कि वो न्यूक्लियर वेपन असर ना करे, उसके ऊपर क्या होने जा रहा है। अभी इस वक्त मेरा ख्याल है इन चीज़ों के ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकेगा। फॉर द मोमेंट इसी के ऊपर सेटिस्फाई हो सकते हैं और फख्र कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने की रोल प्ले किया ये लड़ाई रुकवाने में और बंद करवाने में। अच्छा समरेज़ साहब, ये बताइएगा कि फर्स्ट फेज में ये बताया जा रहा था कि $12 अरब जो है वो रिलीज किए जाएंगे। फिर एक और खबर सामने आई कि $300 अरब खलीजी ममालिक की जानिब से दिए जाएंगे ईरान को, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बिल्डिंग्स पे, ब्रिजेस पे अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है एक मुआवजे के तौर पे। और कुछ ही देर हुई थी इस बात को डिस्कस किए हुए कि डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पे पैगाम आ गया और उनका कहना ये था कि खबर फेक है, यानी कि $300 अरब जो ईरान को दिए जाने की बातें की जा रही हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, अभी तक चूंकि हमारे पास जो एग्रीमेंट है, ये MOU जो साइन होने जा रहा है, उसका टेक्स्ट नहीं है और ये किसी को अभी तक पता नहीं है कि इसमें क्या क्या शिकें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो डिस्कशंस चलती रही हैं कि ईरान जो है वो डिमांड कर रहा है रेपरेशन ऑफ वॉर विच इज़ अराउंड $300 बिलियन। ईरान डिमांड कर रहा है कि जो $24 बिलियन उसके फ्रोजन है उसका एटलीस्ट 50% डी फ्रीज हो। ईरान डिमांड कर रहा है कि सैंक्शन लिफ्ट की जाए। ईरान डिमांड कर रहा है कि वो फ्रीली ट्रेड कर सके बाहर वाले मुल्कों के साथ। और दूसरी तरफ से जो US है उसकी भी कुछ डिमांड्स है। सो ये कबल अज वक्त होगा। अभी 300 बिलियन के ऊपर जो मैंने JD वेंस की स्टेटमेंट देखी है वो के जो अरब वर्ल्ड के जो ममालिक हैं जो इर्द गिर्द है ईरान के, वो ये पेमेंट करेंगे, लेकिन वो भी कंडीशनल है कि कुछ कंडीशनैलिटीज अगर ईरान ने पूरी की तो फिर जाके उनको वो $300 बिलियन मिल सकते हैं। मैं जो फोर्सी करता हूँ कि ये स्टेटमेंट्स का पिंग पोंग आप देखेंगे अगले टिल द टाइम 60 डेज और सो, जब तक ये फाइनल कंक्लूड नहीं होती चीजें। लेकिन गुड पार्ट इज कि एटलीस्ट जंग का रास्ता जो है वो क्लोज किया जा रहा है कि जंग ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातचीत में वो चीजें ये जारी रहेंगी। एक पार्टी कुछ कहेगी, दूसरी पार्टी कुछ और डिनाई करेगी उसको, तो ये सिलसिला जो है ये इसी तरीके से जारी रहेगी।
अगले समीर साहब, 60 ये डेज। जो मुतालबा किया गया था ईरान की जानिब से कि तमाम फंड्स पे जो है वो मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए इंक्लूडिंग लिबनान, लेकिन इसराइल की जानिब से जो है वो जारियत जारी है। और फिर हमने देखा कि 2 रोज़ पहले एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। क्या आप समझते हैं कि मुआहदे से कुछ वक्त पहले या मुआहदा MOU साइन होने के बाद एक बार फिर इसराइल की जानिब से जारियत की जा सकती है, लिबनान पे हमला किया जा सकता है? क्योंकि ये तो फर्स्ट क्लॉज है ईरान का कि लिबनान पे हमला यानी ईरान पे हमला। खदीजा देखें, ये एक्सपेक्ट करना कि ये सारी हॉस्टिलिटीज लड़ाइयाँ जीरो पे चली जाएंगी इस MOU के बाद, मेरा ख्याल है कि ये दिस विल बी एक्सपेक्टिंग टू मच। कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज चलते रहेंगे और चूंकि इसराइल जो है वो टोटली अभी अमेरिका की नहीं सुन रहा, जो अभी ज़ाहिर नज़र आ रहा है, ना सिर्फ अभी बल्कि मई 25 पिछले साल भी 25 में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फाउल लैंग्वेज यूज़ की थी इसराइल के बारे में। अभी भी आप लोग सुन रहे हैं कि टेलीफोन कॉल के ऊपर एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड्स हुए। सो इसराइल एक वो बुली बन चुका है जो कि इस वक्त मुंह धो रहा है और वो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसराइल कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकेगा जिससे पूरा प्रोसेस ही सबटाज हो जाए, क्योंकि इसराइल की डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा है अमेरिका के ऊपर। सो डेफिनेटली वो अपनी अनॉयंस शो करेगा, छोटी मोटी कार्रवाइयां भी शायद कर दे, लेकिन ये है कि वो प्रोसेस जो है वो मेरा ख्याल है, मेरी असेसमेंट में चलता रहेगा। अच्छा, अगर छोटी मोटी झड़पें इसी तरह होती रहती हैं तो हम ये देखेंगे कि इसराइल तनहा हो जाएगा। और फिर साथ ही जो मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल रहा इस पूरे जंग में, हमने ये भी देखा कि उनकी मईशत पे भी असर पड़ा और जो दुबई एक हब बताया जाता था बिजनेस क्लास लोगों के लिए, उस पे भी खासा फर्क पड़ा है। देखिए, मिडिल ईस्ट जो है वो तो उसकी तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस जंग की कंक्लूजन के बाद उसके खदोखाल बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक तो अमेरिका जो है वो अपनी दे हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस विद इन मिडिल ईस्ट के। मिडिल ईस्ट ने उनको बेसिस दिए और वो कंट्रीज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका उनको कवर प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्रिटिकल टाइम के ऊपर ऐसा नहीं हुआ। और इससे बड़ी बात ये है कि अमेरिका लार्जर पावर है, वो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जीत नहीं सका। सो अब ये जो ममालिक हैं इनको पता है कि इसके बाद ईरान इज गोइंग टू इमर्ज एज अ रीजनल पावर। सो वो अपने जो लाइंस हैं, अलाइनमेंट्स हैं, उसको उस तरीके से रखेंगे कि दे कैन हेज बिहाइंड समथिंग रादर देन कि अमेरिका की विड्रॉल के बाद या अमेरिका की फोर्सेस की रिडक्शन के बाद वो जो है वो अपने आप को वल्नरेबल ना करें। डेफिनेटली इसराइल जो है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है, जो उसका ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट था वो अभी उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये है कि वो अब एक ख्वाब की शक्ल ले चुका है, वो शायद इतना इजीली डूएबल ना हो। वो अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम ईरान की रजीम चेंज करने की कोशिश जारी रखेंगे, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसराइल कभी वो नहीं रहेगी और इसराइल पर्टिकुलरली यूएस के साथ। अच्छा समीर साहब, क्योंकि इसराइल की कौमी सलामती के जो वजीर है उनका कहना ये है कि ये जो मुआहदा है सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ है। इसराइल जो है वो खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले खुद ले सकता है। तो जहां MOU साइन होने जा रहा है और साथ ही साथ इसराइल के इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। खदीजा, देखिए, हर सिस्टम में हॉक्स और डव्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स जो है ये कभी दलवाई जाती हैं, कभी जो है वो लूज कैनन्स होती हैं जो कि खुद ही स्टेटमेंट दे देती हैं। वेयर एज यू विल एग्री विद मी कि इजराइल विदाउट अमेरिका इज नथिंग। तो जितनी कारी ज़रब उसे अभी लगी है इसराइल को, अगर अमेरिका का कवर खत्म हो जाए तो इसराइल के लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वन ऑट स्टेटमेंट, डेफिनेटली चलती रहेंगी इस तरह की चीजें, बट इसको हमें देखना चाहिए ज़बानी और अल्फाज में गोलाबारी। अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट जिस तरीके से चलते रहते हैं, नेतन्याहू के लिए भी खासा मुश्किल हो गया है कि अपनी आवाम को कैसे संभाला जाए, क्योंकि इसराइल की भी इस पूरे जंग में जो है वो धुलाई हुई है। लेकिन ट्रंप का भी बुरा वक्त आ सकता है क्योंकि एब्सेंट फाइल्स हैं। अगर ये MOU साइन हो जाता है, ईरान पे पाबंदियां हट जाती हैं, जो एसिड फ्रीज हैं वो अनफ्रीज हो जाते हैं, तो ईरान की मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ईरान अपना तेल जो है एक्सपोर्ट कर सकता है दीगर ममालिक को। एब्सोल्युटली, ये जो जंग हुई है इसके बाद और इवन 25 की जंग के बाद जो गेनर है वो ईस्टर्न ब्लॉक है, जिसमें कि चाइना और रशिया है, क्योंकि इनके वेपन सिस्टम वैलिडेट हुए
और उन्होंने जो कंपीटिंग ब्लॉक है दैट इज वेस्टर्न ब्लॉक, जिसमें कि यूरोप और यूएस है, उनको ये जंग नहीं जीतनी थी। ना सिर्फ ये बल्कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी थी। तो इस सारी सिचुएशन में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा मिडिल ईस्ट में, जिसमें मैं फोर्सी करता हूं कि पाकिस्तान का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा और दैट मे बी बैक्ड अप बाय चाइना। तो इस सारी सिचुएशन में अमेरिका ने बहुत कुछ लूज किया है और इजराइल ने भी काफी कुछ लूज किया है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का भी काफी लॉसेस हुए हैं। लेकिन अगर ये कुछ लिफ्ट होता है, सैंक्शंस खत्म होती हैं, तो डेफिनेटली ईरानियन करेंसी जो है जो इकोनॉमी है वो रिबाउंड। और पाकिस्तान को के भी से फवायद हैं समरेश साहब के, जो गैस पाइपलाइन का जो मुआहिदा है वो अगर जो इम्प्लीमेंट है, अगर उसे करवाया जाता है तो फिर पाकिस्तान में भी सस्ती गैस सार्फिन को मिल सकेगी। खदीजा, पाकिस्तान तो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की बेनिफिशरीज। एक तरफ तो ये कि इंडिया के जनरल्स ने ख्वाब देखना शुरू कर दिया था कि अगर ईरान में प्रो इजरायली गवर्नमेंट आ जाती है तो वो पाकिस्तान को 3 डायरेक्शन से प्रेस करेंगे। बिल्कुल। सो दैट इज वो चकना शुरू हुआ। दूसरा ये कि अगर प्रो इजरायली गवर्नमेंट आ जाती है ईरान में तो हमारा सीपैक जो है वो भी जेपरडी में आता, वो भी आपका सिक्योर हुआ। तीसरा ये कि आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है जो इस वक्त क्रिटिकल आपके लिए, उसमें ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप ईरान के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें। और चौथा ये है कि जो अफगानिस्तान के साथ आपकी एस्ट्रेंजमेंट है उसके ऊपर भी ये जो रीअलाइनमेंट है इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सही, बहुत शुक्रिया समरेश सालिक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, 19 जून को MOU साइन होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसकी जो सालसी का किरदार है वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।